हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ ही अपनी तैयारी को भी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल CAPF विद कुमार में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम CAPF का एक PYQ सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें 2024 से लेकर 2019 तक जितने भी PYQ हैं उनको कम्प्लीटली कर रहे हैं और इनका फॉर्मेट हमने सब्जेक्ट वाइज रखा है। इस सीरीज़ में साइंस के 5 पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें हम 2024 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। साथ ही इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट वीडियोस मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें 2019 तक के सारे क्वेश्चनों को हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। आप चाहे तो उसे भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस कंटेंट से अपना बेनिफिट उठा सकें। चलिए अब सीधे हम अपने कंटेंट पे जंप करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्मा बट वायरसेस डू नॉट। बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट वायरसेस डू नॉट। वायरसेस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट बैक्टीरिया डू नॉट। वायरसेस हैव सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया डू नॉट। अब ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली कोई 9th-10th की NCERT से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ये क्लास 11th की NCERT से पूछा हुआ है। तो इस कंडीशन में ये हमारे लिए थोड़ा बाउंसर साबित हो सकता है, क्योंकि ये हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है। डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको कि बैक्टीरिया में क्या साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है पर वायरसेस में नहीं होता है। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक स्लाइड रखा हुआ है, जिसमें आप जितने भी डिफरेंस हैं बैक्टीरिया वायरसेस के उनको फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो वायरसेस में क्या है, इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, बैक्टीरिया लार्जर इन साइज़ होते हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं जबकि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं। वायरसेस का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है जबकि बैक्टीरिया इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ये भी टेकन नो फूड बाय एनी मेथड। वायरसेस टेक फूड बाय ऑब्जर्प्शन। बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड डू नॉट डिवाइड। वायरसेस डू नॉट ग्रो एंड डू नॉट डिवाइड, जबकि बैक्टीरिया grows in size and divide to produce more bacteria. Viruses command the host cell to produce viruses. और ये बैक्टीरिया क्या है, खुद ही रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, बैक्टीरिया कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। ऑल प्रोड्यूस डिजीज इन मैन, एनिमल और प्लांट्स। सम बैक्टीरिया आर हार्मलेस, सम यूजफुल एंड सम आर डिजीज कॉजिंग। तो ये कुछ क्विक डिफरेंस हुआ वायरसेस और बैक्टीरिया में, आप ध्यान रखिएगा। इनका डायग्राम भी मैंने यहाँ आपके लिए रख दिया ताकि आपको चीज़ें याद रह जाए। आप एक चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, वायरसेस में RNA होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन देन द सेल। तो ये क्या बोल रहा है, ये सेल है, ये सेल दी हुई है। अब इस सेल में क्या होने वाला है कि इस सेल के जो आउटर एरिया है उसका कंसंट्रेशन कैसा, हाई है, और जबकि इसका क्या है, लो। तो जनरली क्या होने वाला है कि हाई से लो की ओर क्या मूव करेगा, कंसंट्रेशन है तो हाई की से लो की ओर मूवमेंट होने वाला है। तो इस कंडीशन में क्या करेगी, सेल गेन करेगी, क्योंकि उसमें लो कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर मूवमेंट होगा तो क्या होगा, वो गेन करेगी। ठीक, तो इस कंडीशन में सेल क्या करेगी, सेल विल गेन दी वाटर। तो आंसर क्या होगा, ए। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर ये कंसंट्रेशन हाई की जगह लो होता, बाहर क्या होता, लो, और अंदर होता हाई, तो फिर क्या होता कि बाहर से अंदर की ओर जो वाटर है वो उसका मूवमेंट होता। तो वैसी कंडीशन में सेल क्या करती कि अपने वाटर को लूज करती। तो वो दूसरी कंडीशन है। मैंने आपके लिए NCERT का पेज भी रखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ मीडियम सराउंडेड हैज सेल higher water concentration than the cell, meaning that is outside solution is very dilute, the cell will gain water. Simple, ये कंसेप्ट आपसे पूछा हुआ था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ ले कि इसको, अच्छा इसका नाम भी याद रख लीजिए, इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। सेकंड कंडीशन में ये होता है कि भाई जो सेकंड कंडीशन ऑप्शन 4 में दी होती है, सेल विल लूज वाटर। तो किस कंडीशन में लूज करेगी कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, जबकि अंदर में क्या हो, कंसंट्रेशन हाई हो। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल लूज करेगी वाटर को, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं सीधे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स टू इट्स सरफेस। तो सिंपल क्वेश्चन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, किसकी प्रेजेंस की वजह से बोलते हैं। तो वो सिंपल, वो राइबोसोम उनके साइड में जो प्रेजेंट होता है, उनके स्ट्रक्चर से अटैच होता है, राइबोसोम के अटैचमेंट की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ है, देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। RER look rough under the microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। सिंपल, यहीं से क्वेश्चन लाइन से उठा के पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट इज ड्यू टू। अब ये बोल रहे हैं कि स्टेम का लेंथ और रूट का लेंथ क्यों इंक्रीज होता है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। जैसे हमें पता है कि उनके जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन कौन से होता है, एपिकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है। तो इसमें पूछा है कि स्टेम और रूट की जो ग्रोथ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो सिंपल, स्टेम और रूट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार कौन है, एपिकल है, ठीक है। देखो यहाँ पे रखा हुआ है, एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। सिंपल क्या पूछा है, स्टेम का पूछा हुआ था उन्होंने, तो स्टेम का लेंथ कैसे इंक्रीज होता है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए, तो दिया हुआ है एपिकल। जबकि द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेज बाई लेटरल, गर्थ के लिए कौन जिम्मेदार है, लेटरल। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि गर्थ के लिए लेटरल। फिर उसके बाद थर्ड वाला, इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर नोड, नोड के आसपास, नोड की ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है, इंटरकैलरी। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्लांट सेल्स द टर्जिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाई राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल फुल ऑफ सेल सेप, ठीक। राइबोसोम का हमें पता है कि इसका काम ये नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, गोल्गी का भी नहीं होता। अब देखो इसका आंसर है वैक्यूल फुल ऑफ सेल सेप। एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ है, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल आर प्रेजेंट ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। किसका काम है उसका, वैक्यूल का। अब जो वैक्यूल वाला सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे ये सिंपली दिया हुआ है, वैक्यूल का काम क्या है, टर्जिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे। पॉलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन कोरोला, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर। तो ये जो पॉलन प्रोड्यूस होते हैं वो किस में होते हैं, स्टिग्मा पे होते हैं। देखो मैं डायग्राम रखा हुआ है, देखो सिंपल, ये तो डायग्राम भी देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, किस पे, स्टिग्मा पे। ये देखो यहाँ दिया हुआ है सिंपल, ये पॉलन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्रिट। इनमें से किसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, मेथानॉल, एथानॉल, फॉर्मील्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। तो इसमें हम मेथानॉल को बोलते हैं क्या, वुड स्प्रिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट आ गया, नॉट को मार्क किया पहले हमने। नेक्स्ट देखते हैं, सो टिंडाल इफेक्ट, इनमें से कौन सा टिंडाल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ऑप्शन ए चॉक पाउडर फ्रेशली मिक्सड विद वाटर, तो ये शो करेगा। सेकंड ऑप्शन लाइम जूस, ये शो नहीं करता, तो नॉट पूछा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, लाइम जूस। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मिक्सड विद वाटर, ये भी शो करेगा। स्टार्च सोल्यूशन, ये भी शो करता है टिंडाल इफेक्ट को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने रखा हुआ है आपके लिए, टिंडाल इफेक्ट होता क्या। द टिंडाल इफेक्ट इज ए फिनोमिना इन विच पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट डेट आर डायरेक्टेड एट देम। देखो ये फ्लैश लाइट, ये सोल्यूशन है जिससे, अब फिर देखो मिक्सचर ऑफ वाटर है, कोलाइड, दो चीज़ें मिक्स हुई हैं। अब वो क्या करे कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही लाइट इन पे पड़ती है वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है उधर उधर, तो उसी को हम टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। जनरली कोलाइडल जो सोल्यूशंस हैं उनके अंदर टिंडाल इफेक्ट होता है, ठीक। और उसी के लिए वो पूछा हुआ था, ग्लास ऑफ वाटर जो दिया हुआ है, ठीक, उन कंडीशंस में क्या होता है, हमें टिंडाल इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सीधे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग अ गैस। किसकी बात कर रहा है, लिक्विफाई करने की बात कर रहा है गैसेस को, ठीक। तो पहली कंडीशन लो प्रेशर, हाँ लो प्रेशर बिल्कुल लिक्विफाई करने के लिए हेल्पफुल होगा। हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर नहीं हो सकता। मान लो कि ये देखो एक कंटेनर है, इसमें कुछ गैस है,
अगर हाई टेम्परेचर हुआ इसका तो ऑलरेडी उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर लो प्रेशर की बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही। लो टेम्परेचर में उनके बीच में जो बॉन्ड अट्रैक्शन होगा वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लो प्रेशर। ये लो प्रेशर नहीं होगा, आई एम सॉरी, मैंने कुछ और देख लिया। लो प्रेशर की कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गलत है। फिर आता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब जो पार्टिकल्स है उनको कंप्रेस किया गया, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया गया, तो कंप्रेशर में ये और नज़दीक आ जाएंगे। और हम बात किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विफाई गैस को, मतलब जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं उनको और करीब लाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हाई प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ में क्या लगेगा? हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर लगेगा। तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? हाई प्रेशर, एकदम सही है। दूसरा लो टेम्परेचर, ये एकदम सही है। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लो प्रेशर से काम नहीं होगा, लो प्रेशर से काम नहीं हो सकता, क्योंकि लो प्रेशर में तो और दूर जाएंगे वो गैसेस के पार्टिकल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, नॉट को आइडेंटिफाई किया। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव हमने पढ़ा है, रेडियो वेव हमने पढ़ा है, साउंड वेव नहीं है। ठीक, साउंड वेव क्या नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, माइक्रोवेव भी है। देखो मैंने स्पेक्ट्रम आपको पहले भी कराया था, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब की सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सारी की सारी, जबकि साउंड वेव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, मतलब जो हीरे में जो चमक होती है वो किस कारण से होती है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं, ये होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और फंक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं ना, उनमें भी देखने को मिलता है। मिराज फॉर्मेशन होता है, उसमें भी देखने के लिए मिलता है ये। ठीक, मिराज फॉर्मेशन में वो भी किस पे बेस्ड होते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। फेरेटोफाइट्स आर द प्लांट अडेप्टेड टू ग्रो। अब ये फेरेटोफाइट किस एरिया में अडेप्टेड होते हैं? मॉइस्ट शेडेड प्लेस में नहीं होते, रॉकी इन्वायरमेंट में नहीं होते, एरिड इन्वायरमेंट में बिल्कुल होते हैं ये, एक्टिव वोल्केनी ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये किसे होते हैं? एरिड इन्वायरमेंट में, जो सूखा एरिया है। और इनकी खासियत क्या होती है कि इनके जो रूट्स हैं, रूट्स का ग्रोथ ना बहुत बहुत एरिया तक, वास्ट एरिया तक फैले होते हैं ये। ठीक, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो इस टाइप का होता है कि ये कैपिलरी एक्शन के जरिए क्या करते हैं? रूट की इनकी जो ग्रोथ होती है, एक तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में बड़े तेज़ी से होती है। ठीक है, और ये एक जेरोटाइप टाइप के जो प्लांट होते हैं ना, जेरोटाइप जो सूखे एरिया में डेवलप होते हैं, उन्हीं का एक टाइप है ये। ठीक, घुमा के उन्होंने पूछ दिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे बच्चे, लेकिन जनरली ये जेरोटाइप का ही एक पार्ट है। अब हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सिलेंट्रेटा। साइनेडरिया से कौन सा बिलोंग करता है? तो प्लेनेरिया लिवरफ्रूट ये नहीं करता, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर ये भी नहीं करता, हाइड्रा और सी एनिमन हाँ ये करते हैं। ठीक, ये देखो ये रखा हुआ अभी एग्जाम्पल, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा और सी एनिमन, सिंपल यहीं से उठाया हुआ है एग्जाम्पल्स में से उन्होंने, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट टूवर्ड लाइट कैन बी रिफर्ड टू एज फोटोनेस्टी, फोटो पॉजिटिव फोटोप्रिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, फोटो पैरोडिज्म। अब देखो ये एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? प्लांट शोइंग जियोट्रोपिज्म। ठीक, प्लांट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू देयर स्टिमुली एज वेल एज द रूट ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड वाइल द शूट यूजली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड growth of shoot and root respectively in response to pull of earth gravity is obviously geotropism. If hydro means the water, chemotropism refer to chemical, what would hydrotropism and chemotropism की ये बात कर रहा है। तो ये जो दिया हुआ है कि जो ये ग्रोथ इस साइड हो रहा है इसको बोलते हैं क्या? जो रूट्स का ग्रोथ है वो जियोट्रोपिज्म का है, और ये फोटोट्रोपिज्म जो सन की ओर जो ग्रोथ हो रहा है उसको बोलते हैं हम क्या? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो रूट की ग्रोथ है, अब ये लीव्स की बोल सकते हैं अपन, लीव्स की ग्रोथ, और ये जो रूट्स की ग्रोथ है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक, और इस पूरे फिनोमेना जो ग्रोथ है लाइट के अपोजिट और लाइट के साथ में उसको बोलते हैं फोटो पैट्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट देखते हैं।
एपिडर्मल सेल ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीजेस देयर ऑब्जर्प्शन सरफेस बाई, अब जैसे ये रूट्स होते हैं, जैसे ये रूट्स हैं, है ना, अब ये इनका हमें पता है इनका काम क्या है, वाटर और मिनरल्स का ऑब्जर्प्शन का काम है ना इनका रूट का। तो ये कैसे मतलब कि अपना एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो ये जैसे ये मेन रूट है, इस रूट से भी कुछ मिनी मिनी से रूट निकलेंगे। जैसे आपने कभी भी किसी को रूट को देखा होगा तो ऐसा नहीं कि वो सिंगल एक स्टेम्स है, उसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो वो जो ऑब्जर्प्शन का एरिया है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ये रूट है, मेन रूट, तो इसमें हेयर्स होंगे तो वो भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करते चलेंगे, इसलिए रूट हेयर प्रेजेंट होते ही होते हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर सा बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इट कंटेन, तो वो क्या, अब देखो ये इसे जो जिस मटेरियल की बात कर रहा है उसके आज के टाइम पे स्मार्टफोन बने हुए हैं, स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स, ये सब में ये यूज़ हुआ है, तो इसमें सिंपली सिलिकॉन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, MgSCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है ट्राई सोडियम फॉस्फेट, क्या ये है, नहीं, ये है Na6P6O3, इसको कैल्गन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैल्गन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कैल्गन भी है। और क्या ये है सोडियम फॉस्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम फॉस्फेट, सबके नाम ही लिख देता हूँ मैं आपको, सोडियम फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, और इसका क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब इसने पूछा इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। देखो वाटर सॉफ्टनिंग में कम से कम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, और एक बार पूछा वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो कैल्गन मेथड को यूज़ करते हैं। एक बार पूछा हुआ था उन्होंने कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, तो आयन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ किसका करते हैं, कैल्गन का यूज़ करते हैं। तो ये कैल्गन पे घुमा फिरा के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, ठीक। अब इसने कैल्गन नहीं दिया, कैल्गन का फॉर्मूला दे रखा था पहले से, तो हिंट तो वो हमें पहले ही कर चुका था 19 में कि आगे मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, कैल्गन। कैल्गन को यूज़ किया जाता है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वाटर सॉफ्टनिंग या रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। बाकी 3 को भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का यूज़ क्या होता है, ये एंटा एसिड के तौर पे यूज़ होता है, एंटा एसिड्स टू रिमूव एसिडिटी, ठीक है। ट्राई फॉस्फेट का कहाँ यूज़ होता है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट का, ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। कैसा, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। कैल्गन को तो आपको पता है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और सोडियम फॉस्फेट का किसके लिए यूज़ होता है, एज इमल्सिफायर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इमल्सिफायर के तौर पे यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन अनाइन X इज Na2X, देन द फॉर्मूला ऑफ इट्स अल्मोनियम सॉल्ट वुड बी अल्मोनियम X, अल्मोनियम X3, अल्मोनियम डाई X3, अल्मोनियम ट्राई X2। इसका आंसर सिंपल अल्मोनियम डाई X3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द प्रिज्म, द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ इमर्जिंग लाइट ऑकर्स। अब फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर मैं रिपीटेड बोलने की जगह बोलूँ कि ये क्वेश्चन बाद में रिपीट हुआ तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि ये पूछ रहा है कि सिंपल ये लाइट है, ये प्रिज्म है, इससे जब लाइट पास होती है तो 7 कलर में डिवाइड होती है, हम सबको पता है ना। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किस लाइट का होता है, तो हमको सबको पता है कि वायलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज़्यादा, सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड लाइट का। लोएस्ट डेविएशन बोल सकते हैं ना, लोवेस्ट डेविएशन बोल सकते हैं, मतलब लोएस्ट डेविएशन इसका होता है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, रेड लाइट की, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और लोएस्ट वेवलेंथ की बात की जाए तो किसकी है, वायलेट की, लोएस्ट वेवलेंथ। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि वायलेट लाइट का कितना वो है वेवलेंथ, तो तकरीबन 400 के आसपास इसका वेवलेंथ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये मैंने रख भी दिया आपके लिए फिर से वही कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका, वायलेट का।
और इस डायग्राम को कम से कम 4-5 बार आप भी देख चुके होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैनॉट नॉट बी एग्जिबिटेड बाई साउंड वेव्स? कौन सा फिनोमिना नहीं हो सकता? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन तो होता है कि साउंड वेव गई टकरा के वापस लौट आई। रिफ्रैक्शन कि भाई वो पार्टिकल्स डिवाइड हो गए, अलग अलग बिखर गए। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि एक साउंड वेव यहाँ से आई, दूसरी साउंड वेव आई, तो सेम टाइप पे दो साउंड वेव ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैपिंग ऑफ साउंड वेव। तो ये होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन नहीं होता है साउंड वेव्स का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो क्रोमेटो सेपरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है कि डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये क्रोमेटोग्राफी वाला कंसेप्ट दिया जिसका यूज़ किस लिए होता है, कलर्स को अलग करने के लिए। तो जो फिनोमेना वो यूज़ करता है, वो फिनोमेना यूज़ करता है सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना। नेक्स्ट पेज पे मैंने डायग्राम भी रखा हुआ है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज सेपरेशन टेक्निक डेट कैपिटलाइज ऑन वेरिंग द ऑब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस, है ना, इन अ मिक्सचर ऑफ पोरस पेपर। This method particularly useful for separating, analyzing component of mixture based on different interaction with paper and solvent। ठीक, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो इसी के साथ हमारा साइंस का जो सीरीज़ है वो फिनिश हो गया। साइंस का सीरीज़ हमारा फिनिश हो चुका है, जिसमें हम 2024 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम ज्योग्राफी की सीरीज़ के साथ जाने वाले हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के सारे PYQ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है CAPF विद कुमार। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।